जी अब्दुल हादी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। स्टार्ट करते हैं विद इन 2 मिनट्स। अच्छा हादी, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर पेपर्स? सर ये टैक्स 42 पे रह गया था। उसके अलावा बाकी ऑडिट और FR2 44 पे रहे थे दोनों ही। बाकी सारे क्लियर है? नहीं, 3 है। कौन कौन से? इंट्रो, इको और FR1। तो इस टाइम कितने पेपर दोगे? 3 ही दूंगा, अच्छा टैक्स, FR2 और ऑडिट। अच्छा, FR2 में मैं आपको गाइड कर दूं कि सर जो है मेरे ख्याल से वो डायरेक्ट रिफ्रेशर ही कंडक्ट करते हैं, तो वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करेंगे, उसमें फिर अपनी क्लास स्टार्ट होगी। चलें ठीक है, वो फिर मैं खेलूंगा खुद ही। अच्छा, टेक्स्ट लास्ट टाइम आपने पढ़ा किसका? टैक्स इधर ये फैसलाबाद में ही है, कॉलेज एक छोटा सा, उधर से था पढ़ा। सही। अच्छा जी। देखिए मैं इसमें जो हूँ इनकम टैक्स में पोर्शन जो है सैलरी वगैरह मैं कवर कर रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने पूरा इनकम टैक्स कवर किया था। इस बार जो मेजर पोर्शन है वो आपका सर दानियाल कवर करेंगे, जिनकी नेक्स्ट मंथ से क्लासेस स्टार्ट होगी। उससे पहले मेरा टारगेट ये है जी। कि मैं आपका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैक्सेशन और सैलरी जो है एटलीस्ट कंप्लीट करा दूँ। अगर हम इसके थोड़ा पेपर सेटअप को समझें टैक्स के, तो जो फाइनल में टैक्स है और जो आपका डी मॉड्यूल तक, सॉरी कैफ लेवल जो टैक्स टेस्ट किया जाता है, बहुत फ़र्क है। ठीक है, क्योंकि जब फाइनल में आप जाते हैं तो वहाँ पर इसकी एक्सटेंड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर मेन आपका जो आता है, इसमें तकरीबन आपका कोई 25 to 30 मार्क्स जो है, 35 मार्क्स तक आपका स्टेटिस्टिक्स पूछा जाता है, जिसमें तकरीबन 15 से 20 मार्क्स का तो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है स्टेटिस्टिक्स में। फिर इनकम टैक्स में आए तो इनकम टैक्स में नॉर्मली सैलरी का क्वेश्चन होता है या बिजनेस का क्वेश्चन होता है। ठीक है, वो हर नॉर्मली हेड ऑफ इनकम पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन की अगर हम टोटल वेटेज देखें अलॉन्ग विद द सेल्स टैक्स, तो आपका आराम से कोई 40 to 50 मार्क्स जो है आपके सारे प्रैक्टिकल से कवर होता है। इसका मतलब अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग है तो आपके पास चांसेस हैं कि आप अच्छे मार्क्स आराम से गेन कर लें। फिर आपकी थ्योरी बचती है। थ्योरी अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लें तो थ्योरी में, क्योंकि थ्योरी में मार्क्स थोड़े डिडक्ट होता है। ठीक है,
तो इसका मतलब अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग है तो आपके चांसेस ऑफ पासिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। मैं जल्दी से थ्योरी वगैरह को स्किप करता हुआ चलूँगा, बताता रहूँगा कि भाई ये थ्योरी आपने याद करनी है, ठीक है, फिर ताकि हम जल्द से जल्द हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आए, ठीक है। अच्छा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी सर, हो रही है। ठीक है, ओके, सही। अच्छा, ये हमारे पास टॉपिक है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे, तीन तो बिल्कुल ही बेसिक और डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, जिसकी हमें थ्योरी याद करनी है। हम जल्दी से इसको गो थ्रू करेंगे। देन उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको वो टेस्ट करता है प्रैक्टिकल साइड से। फिर सैलरी में आपका डिस्क्रिप्टिव भी है प्लस प्रैक्टिकल का क्वेश्चन। प्रैक्टिकल या तो सैलरी का आता है या तो बिजनेस का बहुत डिटेल आता है, ठीक है ना। अगर नहीं आता सैलरी, कहीं ना कहीं वो पूछ ही रहा होता है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इसमें नॉर्मली क्वेश्चन 8 से 10 मार्क्स का आ रहा होता है, ठीक है ना। फिर हमारा कैपिटल गेन्स है, इस पर भी आपके वो टेस्ट कर रहा होता है 8 से 10 मार्क्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बहुत कम टेस्ट करता, ज़्यादा करता नहीं है। लॉसेस, डिडक्टेबल अलाउंसेस, टेस्ट क्रेडिट एग्जाम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये उन्हीं क्वेश्चन के साथ अटैच होकर आता है जिसको वो टेस्ट कर रहा होता है कॉन्सेप्ट। तो तकरीबन आराम से ये 6 to 10 मार्क्स ये भी अपनी वेटेज रखता है। टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड एओपी, एओपी के भी क्वेश्चन वो सैलरी में, या तो एओपी सैलरी बिजनेस में, या तो एओपी पूछ लेता है, या इंडिविजुअल पूछ लेता है, या बिजनेस का पूछ लेता है। फॉरेन सोर्स, रेजिडेंट पर्सन, देन रिटर्न्स है, ये डिस्क्रिप्टिव है रिटर्न्स टोटली। असेसमेंट एंड रिकॉर्ड्स ऑडिट पूरा डिस्क्रिप्टिव है, ये पूरा याद करना पड़ेगा। अपील्स, रेफरेंस, पिटिशन, इसमें आपका फोकस ये होना चाहिए रिटर्न्स, असेसमेंट और अपील्स। ये आपने कम से कम एटलीस्ट अपने पास पेपर्स की जितने भी इसमें थ्योरी क्वेश्चन आपके पास आए, आपने उसे कवर किया हुआ है, ठीक है। देन ये फजूल है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, सेल्स टैक्स आपको सरदानिया पूरा पढ़ाएंगे, इसमें आपका एक डिटेल क्वेश्चन आता है और इसकी थ्योरी भी हमारे पास ज़्यादा नहीं है। तो कम से कम आपके पास ये बहुत सिक्योर मार्क्स हो जाते हैं कि आपके पास थ्योरी भी इतनी ज़्यादा नहीं है और प्रैक्टिकल भी वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो अराउंड 35 अगर 40 मार्क्स का ये है तो आप आराम से इसमें 20 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान। ठीक है, ओके, पेज नंबर 1, डेफिनेशन ऑफ टैक्सेशन और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स लॉस। ये वो है, कैसे इतना नहीं करता लेकिन हमें आइडिया होना चाहिए। टैक्सेशन इज डिफाइंड इन मेनी वेज, कॉमन डेफिनेशन इज अंडर। वैसे टैक्स को लेके आपको दिमाग में क्या आता है, टैक्स होता क्या है आदि? सर टैक्स किसी भी इनकम पे या सेल्स पे जो हम एफबीआर को कुछ स्पेसिफिक रेट्स पे कोई अमाउंट पे करते हैं उसको टैक्स बोलते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा गाइड करूँ। देखिए, गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ने पूरी कंट्री को रन करना होता है। इफ अ गवर्नमेंट वांट्स टू रन द कंट्री, ठीक है ना, तो उसके जाहिर सी बात है एक्सपेंडिचर होते हैं। एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं सर? एक्सपेंडिचर बहुत सारे किस्म के होते हैं। उसे रोड डेवलप करनी पड़ती है, उसे हॉस्पिटल स्टैब्लिश करने पड़ते हैं, उसे स्कूल्स वगैरह चलाने पड़ते हैं। पाकिस्तान में इतना अच्छे तरीके से मैनेज नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर अदर कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो वो बहुत अच्छे से, उनकी गवर्नमेंट फैसिलिटीज इतनी स्ट्रांग होती हैं कि आपको प्राइवेट सेक्टर में मूव करने की जरूरत नहीं होती। तो बात ये है कि जो इतने ह्यूज एक्सपेंडिचर्स हैं, डिफेंस एक्सपेंडिचर, तो वो कहाँ से कवर होते हैं? तो उसके लिए इन्हें रेवेन्यू, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है। रेवेन्यू जनरेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो गवर्नमेंट की अपनी एंटिटीज हो, वहाँ से एक रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है ना, एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एंटिटीज को जब प्राइवेटाइज करती है तो वहाँ से पैसे बहुत सारे जनरेट करती है, डील करके जब उन्हें सेल करती है तो वहाँ से पैसे जनरेट होते हैं। इसी तरीके से एक मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू विच इज टू कवर योर एक्सपेंडिचर्स फॉर गवर्नमेंट, वो होता है टैक्सेशन। टैक्सेशन एक वो टूल होता है जिसके लिए गवर्नमेंट अपने पैसे जमा करती है। ये जो बजट अभी हमारा आया है जून का, तो बजट क्या होता है, आप पूरे अगले साल की प्रोजेक्शन करते हैं कि मेरे ये एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर है, मैं इस पर इतना एक्सपेंडिचर करूँगा, इतना एक्सपेंडिचर करूँगा, इतना एक्सपेंडिचर करूँगा। फिर उन एक्सपेंडिचर्स को दिमाग में रखते हुए आप प्लान करते हैं कि मेरे रेवेन्यू सोर्सेज कौन कौन से होंगे। क्या मैं लोन लूंगा किसी और कंट्री से, क्या मैं प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव करूंगा, वहां से पैसे आएंगे, या मैं टैक्सेशन लगाऊंगा, ठीक है ना। तो दीज आर द पॉलिसीज विच इट फॉलोज। तो टैक्सेशन जो है एक्चुअली रेवेन्यू टूल है फॉर गवर्नमेंट। तो हम इसकी डेफिनेशन स्टडी करते हैं। इट इज द प्रोसेस बाय विच द सोवराइन थ्रू इट्स लॉ मेकिंग बॉडी raises revenue in order to use it for expenses of government। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए ये टैक्सेस लगाए जाते हैं, इम्पोज किए जाते हैं और इनकम जनरेट की जाती है।
एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं, इट इज अ मींस फॉर द गवर्नमेंट इट इज इंक्रीजिंग इट्स रेवेन्यू अंडर द अथॉरिटी ऑफ द लॉ पर्पसफुली यूज्ड टू प्रमोट वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इट्स सिटीजनसी। तो नॉर्मल डेफिनेशन है, आती नहीं है, टेस्ट नहीं होती है, लेकिन हमें एक आइडिया हो गया कि टैक्स होता क्या है। आगे बढ़ रहे हैं। टैक्स के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है ना। एक तो आपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया कि गवर्नमेंट को उससे पैसा रेवेन्यू जनरेट होता है। कभी कभार मेन कुछ टैक्स लगाने का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करना नहीं होता, बल्कि उसके बहुत सारे नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू टू रन एंड एडमिनिस्ट्रेट द गवर्नमेंट, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट, बिल्कुल, टू यूज एज अ टूल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स पॉलिसीज फॉर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। गवर्नमेंट की इंटेंशन है कि पूरी मार्केट में, ठीक है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ से क्या मुराद है, जरा बताओगे हादी? सर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये है ना कि सारा पैसा जो है वो रिच के पास ही ना जाए, जो निचले तबके के लोग हैं उन तक भी पहुंचे। बिल्कुल यानी कि सही, बिल्कुल। एक एक ऊपर से लेके नीचे तक हर बंदे को उनके बेसिक जो नीड्स हैं वो उनकी पूरी हो सके। बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है तुम्हारा कि भाई फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है कि आप क्या करते हैं, आप अमीरों से पैसा लेके ट्रांसफर करते हैं गरीबों तक, ताकि गरीबों की जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है वो गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड कर सके। तो एक पर्पस टैक्स लगाने का ये भी होता है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि उसने जो पॉलिसीज लगानी है, फॉर एग्जाम्पल उसने कौन सी पॉलिसी लगानी है, फिजिकल पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है। फिजिकल पॉलिसी आपकी जो बजट पास होता है, ठीक है ना। मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो स्टेट बैंक के थ्रू रूट करते हैं, जो इंटरेस्ट रेट पे खेलते हैं, ठीक है। तो इन पॉलिसी से आप इन्फ्लेशन वगैरह को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जब आपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है या आपका कोई और पर्पस है, उनको अचीव करने के लिए आप टैक्स लगाते हैं, ठीक है। तो एक तरीका ये भी होता है कि अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको टैक्स का सहारा लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूँ कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करूँ, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का मतलब है आपको लोगों की परचेजिंग पावर को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ताकि वो कम परचेज करें और फिर प्राइसेस डाउन हो। फॉर दैट पर्पज आप क्या करते हैं, टैक्स इंपोज कर देते हैं। टैक्स इंपोज करेंगे जब उसे हैवी प्राइस पे लिमिटेड अमाउंट परचेज कर रहा होगा, तो वो कल को परचेजेस अपनी लिमिट डाउन कर देगा। जब परचेजेस लिमिट डाउन करेगा तो ऑफकोर्स इन्फ्लेशन डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी लोग गवर्नमेंट टैक्स का सहारा लेती है। फिर तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सिंपल, वो अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स मैनेज करे, ठीक है ना, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करे। फिर असाइड फ्रॉम प्योरली फाइनेंसिंग गवर्नमेंट ऑपरेशन एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन इज आल्सो यूटिलाइज्ड एज अ टूल टू कैरी आउट द नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टू स्ट्रेंथन एनेमिक एंटरप्राइजेस बाय ग्रांटिंग देम टैक्स एग्जेम्पशन और अदर कंडीशन और इंसेंटिव फॉर ग्रोथ। अगर किसी इंडस्ट्री को उसे ग्रोथ देनी है, वो किसी गवर्नमेंट का फोकस है, लाइक अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तान का फोकस है उसके एक्सपोर्ट सेक्टर पे। आप फैसलाबाद में हो, हर शहर में एक एक्सपोर्ट जोन होता है। वहाँ क्या होता है, वहाँ से वो एंटिटीज स्टैब्लिश हुई होती हैं जिनका काम ही सिर्फ एक्सपोर्ट करना होता है। एक्सपोर्ट मतलब पाकिस्तान से किसी और कंट्री में सेल आउट करना। क्यों? उसमें फ़ायदा गवर्नमेंट को ये होता है कि जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो वहाँ से डॉलर्स में पैसे आते हैं। जब डॉलर्स में आते हैं तो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हेल्दी हो जाते हैं और वो बहुत पॉजिटिव साइन होती है फॉर इंक्रीमेंटेशन ऑफ योर करेंसी, ठीक है। तो गवर्नमेंट हमेशा एक्सपोर्ट सेक्टर को फैसिलिटेट करती है। जब फैसिलिटेट करती है तो उसमें भी वो टैक्स को यूज़ कर रही होती है, उन्हें वो टैक्स एग्जेम्पशंस दे रही होती है, टैक्स क्रेडिट्स दे रही होती है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है। टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन बाय इंक्रीजिंग लोकल इंपोर्ट टैक्सेस। आप चेक करें, गाड़ी अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो अगर फॉर एग्जाम्पल वो 2-3 लाख रुपए की गाड़ी है, तो आते आते पाकिस्तान में वो 6 लाख रुपए तक की गाड़ी हो जाती है। वाई इट इज हैपन, ताकि वो चाहती है कि आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है वो प्रिवेल करे, ठीक है ना। लोग लोकल गाड़ी परचेज करें रादर देन बाहर की गाड़ी परचेज करें। अगर बाहर की गाड़ी परचेज करने में क्या मसला है, मैं आपको बताता हूँ। अगर गवर्नमेंट बिल्कुल फ्री कर दे कि भाई बाहर से लोग गाड़ियाँ मंगवाएं, इसका मतलब लोकल इंडस्ट्री आपकी ठप हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी हाई हो जाएगा, ठीक है ना। टू अवॉइड द अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इंपोर्ट करने पे हैवी ड्यूटीज इंपोज कर देती है ताकि लोग प्रेफर करें लोकल गाड़ी परचेज करने में, ठीक है। ओके, एज अ बार्गेनिंग टूल इन ट्रेड नेगोशिएशन विद अदर कंट्रीज, जहाँ पर टैक्सेशन की पॉलिसी बहुत लाइट होती है, वहाँ दूसरी जो कंट्रीज होती हैं वो आपके साथ नेगोशिएट करती हैं, ट्रांजेक्शन करना चाहती हैं आपके साथ,
टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और डिप्रेशन, मैंने इन्फ्लेशन वगैरह का भी इफेक्ट आपको बता दें किस तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं टैक्स के थ्रू। टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये हम ऑलरेडी ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करने के लिए टैक्स लगाए जाते हैं। अमीरों से ज़्यादा पैसे लेके गरीबों को आप बेनिफिट दे रहे होते हैं, उन पर एक्सपेंडिचर्स कर रहे होते हैं। टू प्रमोट साइंस एंड इन्वेंशन, जाहिर सी बात है जब आपने पैसा इकट्ठा किया है तो आप साइंस और एजुकेशन वगैरह सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। टू इम्प्लीमेंट लॉज विच एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन और टू डिस्करेज, ये सारे हमने पढ़ लिए, ठीक है ना। ये नॉर्मल ऑब्जेक्टिव है जो इतना टेस्ट होने के काबिल नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर हमारे दिमाग में होना चाहिए। अच्छा इसने कुछ टैक्स लॉस बताए और उसका ऑब्जेक्टिव बताएं, वो भी पढ़ लेते हैं जल्दी से। सैलरी इनकम में टैक्स लगाने का सिर्फ एक ही रीजन होता है कि आप रेवेन्यू कलेक्ट कर सकें सैलरी पर्सन से, ठीक है। एनी अमाउंट ट्रांसफर अदरवाइज देन बैंकिंग चैनल विल बी ड्यूड एज इनकम। जब भी इसका रीजन क्या होता है, आपने देखा कि अगर फॉर एग्जांपल अब तो स्टेट बैंक ने पॉलिसी लगा दी है कि आप कोई भी बाहर से पैसा आएगा तो वो बैंकिंग चैनल के थ्रू रूट करेगा। वो क्यों चाहता है? वो इसलिए चाहता है ताकि डॉक्यूमेंटेशन इन इकोनॉमी में पता लगे वो पैसा कहाँ से आ रहा है, ताकि उस पर प्रॉपर्ली टैक्स लगाया जाए। पिछले सालों में यही हो रहा था, पैसा किसी के पास पड़ा हुआ है, बाहर से आ रहा है, किसी को कुछ नहीं पता हाउ इट इज जनरेटिंग द इनकम, क्योंकि जो भी इनकम आपने जनरेट की उस पर टैक्स लगता है। आपने जब बैंक के थ्रू पैसा रूट ही नहीं किया तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं आपके पास पैसा आया है, और पैसा आपके पास आया हुआ है लेकिन आपने उस पर टैक्स नहीं दिया हुआ। फॉर दैट पर्पज आप जो लगाते हैं एनी अमाउंट ट्रांसफर अदरवाइज देन बैंक चैनल, उस पर आप वो लगा रहे हैं टैक्स। तो उसका रीजन है कि इकोनॉमी में डॉक्यूमेंट हो जाए कि आपने कैसे इनकम कमाई, ताकि उस पर प्रॉपर टैक्स लगे। टैक्स ऑन मूवेबल एसेट ऑफ द टैक्स पेयर, नॉर्मली आप कार वगैरह सेल करते हैं, ठीक है, तो उस पर टैक्स देते हैं ताकि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ आपकी स्टेब्लिश हो। हाई टैक्सेस ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स, जो हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। अलाउबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप चाहते हैं प्रमोशन करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हर कंट्री चाहती है तो उसके लिए बेनिफिट देती है। जीरो रेटिंग एक्सपोर्ट, मैंने अभी डिस्कस किया कि एक्सपोर्ट वालों को आप वैसे ही फैसिलिटेट करते हैं ताकि आपकी एक्सपोर्ट इंक्रीज करें। टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन तो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, आप चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें, जितना ज़्यादा डोनेट करेंगे अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस पे उतनी वो सोशल एक्टिविटीज़ कंट्री में बढ़ेंगी, तो आपकी जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी लेवल या जो पॉवर्टी लेवल से नीचे लोग रह रहे हैं उनको फैसिलिटेट होगा। टैक्स क्रेडिट हमने पढ़ लिया, इन्वेस्टमेंट में मिलता है नॉर्मली, क्योंकि हर गवर्नमेंट चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो। पाकिस्तान का भी फोकस ये है कि बाहर से लोग आएँ और इन्वेस्ट करें, उसके लिए आपको टैक्स क्रेडिट देने पड़ते हैं। टैक्स क्रेडिट क्योंकि तुमने पढ़ा हुआ, तुम्हें आइडिया भी आ गया, हम देख लेंगे टैक्स क्रेडिट का पूरा चैप्टर है। टैक्स एग्जेम्पशंस टू सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स, क्योंकि एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वैसी बहुत कंपटीशन है, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ये सबसे बड़ा फायदा है कि आपकी कोई प्लांट लगाना नहीं पड़ता है, कोई मशीनरी लगानी नहीं पड़ती, आपने सिर्फ टेक्निकल पर्सन हायर करने पड़ते हैं और सर्विसेज देनी पड़ती हैं। दीज आर सर्विसेज, इसके बाद आपके पास सर्विस जानी है, आपको कोई रिसोर्सेज यूज़ करने नहीं है। तो आप इसको जितना फैसिलिटेट करेंगे, इंडिया इसमें सबसे आगे है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, ठीक है। तो पाकिस्तान के पास चांसेस है, क्योंकि टेक्निकल एक्सपर्टीज से बिलोंग करता है। पाकिस्तान को गवर्नमेंट सपोर्ट के, खासतौर पर इमरान खान के आने के बाद सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को काफ़ी सपोर्ट किया गया है टैक्स इंडस्ट्री में, ताकि टैक्स बेनिफिट दें, ताकि कॉम्पीट कर सकें। इंडिया इतने चीप रेट्स प्रोवाइड करता है मार्केट में कि आपकी कोई वैल्यू नहीं होती है। आपकी तभी वैल्यू होगी, आपको तब जाके फ़ायदा होता है। एक तो पाकिस्तानी करेंसी और इंडिया करेंसी में बहुत बड़ा फ़र्क है, कोई ट्वाइस का फ़र्क है, जिस वजह से आप फिर भी कॉस्ट रिलेटिवली लो हो जाती है। फिर गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है, ताकि कोशिश ये होती है कि इंडिया के बजाय आपके डेवलपर्स, आपकी टेक्निकल टीम्स को मार्केट में चांस मिले। क्लियर है यहाँ तक चीज़? हाँ जी, यस सर। ओके, ये सारा लर्निंग पर्सपेक्टिव है, ठीक है ना, इसे दिमाग में रखना है। वैसे इतना खास टेस्ट भी नहीं होता। ओके ये फिर पढ़ लेना आगे, मैं से आगे जा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट भी होता है। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, एडम स्मिथ का कैनन्स ऑफ टैक्सेशन पूछे तो 4 हैं, और अगर नॉर्मली वो ज़्यादा मार्क्स का पूछे तो हम पूरे 7 to 8 जो कैनन्स कहते हैं फीचर्स को, ठीक है, जो होने चाहिए टैक्स में, वो हम राइट डाउन करेंगे। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन हमारे जो एडम स्मिथ ने बताया वो 4 है। पहला है इक्वालिटी। इक्वालिटी से क्या मुराद है हादी? सर यहाँ पे इक्वालिटी से मुराद मेरा ख्याल है ये है कि जिसकी जितनी ज्यादा इनकम है उसको उतना ही ज्यादा टैक्स लगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं अगर 10,000 कमा रहा हूँ, दूसरा बंदा 1 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन टैक्स दोनों 1,000 रुपए दे रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ये इक्वालिटी और टैक्स नहीं है। यस, इक्वालिटी और टैक्स बिल्कुल। तुमने सही कहा कि जिसका जितना ज्यादा पोर्शन ऑफ इनकम है वो उतना ज्यादा टैक्स देगा, ठीक है। अच्छा, सर्टेनिटी, व्हाट डज सर्टेनिटी मींस? सर्टेनिटी का क्या मतलब है?
सर्टेनिटी से ये मतलब है कि टैक्स ये ना हो कि मतलब अब जैसे हर जगह पे टैक्स के कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रेट्स हैं होते, हम्म, तो वो एक सर्टेन है वो चीज के अगर आपकी इनकम यहाँ से यहाँ तक है तो आपने इतना सर्टेन टैक्स है जो आप देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई 1 लाख की परचेजेस की, ठीक है ना, तो मुझे पता है 1 लाख पे कितना टैक्स देना है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल एक दफ़ा मैंने 1 लाख की परचेजेस की, मुझ पर 10,000 टैक्स लगा। अगली दफ़ा 1 लाख की परचेजेस की, मेरे ऊपर 15,000 टैक्स लगा। दिस इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी, जिसकी वजह से एक जो टैक्स पेयर है वो तो वैसे ही रिलेक्टेड होता है टैक्स पे करने में। अगर इतनी अनसर्टेनिटी आपने क्रिएट कर दी है ना टैक्स, तो ऑफ कोर्स वो कभी भी नहीं चाहेगा कि टैक्स दे, ठीक है ना। टैक्स हमेशा सर्टेन होना यस चाहिए, एक बंदे को पता हो मैं अगर परचेजेस कर रहा हूँ, मैं सेल कर रहा हूँ, तो मुझे कितना टैक्स देना है, ठीक है। ओके, यस। व्हाट डज कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट मीन? कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये हो सकता है कि जो टैक्स पेयर है उसको टैक्स पे करने में आसानी हो। फॉर एग्जांपल अब जैसे हम यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें, जैसे कि हमारा होता है इनकम टैक्स, तो उसके लिए अब जैसे ऑनलाइन जो इनकम टैक्स रिटर्न्स होती हैं वो फाइलें होती, अगर यही हमें एफबीआर के ऑफिस जाना पड़ता, वहां पे लाइनों में लगना पड़ता, तो ये टैक्स पेयर के लिए बहुत मुश्किल हो सकती थी। बिल्कुल सही कहा कि क्योंकि देखो, टैक्स कोई भी पैसे का आउटफ्लो जो है ना, हमेशा कोई भी उससे गुड फील नहीं करता, ठीक है ना, रिलेक्टेंट फील करता है कि यार मैं क्यों टैक्स दूँ। अगर उसके साथ आपने अगर कन्वीनियंस का ख्याल नहीं रखा, तो वो तो कभी भी टैक्स नहीं जमा कराएगा। उसे पता है कि मैंने लाइन में अगर रखना, वो तो फिर मैं क्यों जमा कराऊँ टैक्स, ठीक है। तो बिल्कुल यू आर राइट। तभी गवर्नमेंट ने क्या किया, पोर्टल्स बनाए, ई पोर्टल्स बनाए कि आप सिंपली आप वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट पे जाके अपनी इनकम रिकॉर्ड करें, उसके टैक्सेस आएंगे, टैक्सेस को करके और ऑनलाइन पेमेंट कर दें। बिल्कुल सही, तो ये बहुत बड़ा फीचर है जो होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि आपकी टैक्स का जो आपने अमाउंट लोगों से इकट्ठी करनी है वो कहीं उससे कम ना हो कि आपका खर्चा ज्यादा हो जाए उसको इकट्ठा करने में। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इकोनॉमी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप टैक्स लगाते हैं। ये ना हो पता लगा आप टैक्स लगा रहे हैं 10 रुपए का और आपको उसको रिकवर करने में 11 रुपए लग गए, तो उसका गवर्नमेंट को तो नुकसान हो गया, ठीक है ना। तो यस सर। आपकी हमेशा प्लानिंग इस तरीके से होती है जितने चीप रेट्स में आप उसको कलेक्ट कर सकें, ठीक है ना। तभी टैक्स को क्या किया जाता है, टैक्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है। हर एक से टैक्स लेने से बेहतर है आप क्या करें, आपने एंड कंज्यूमर को बेचा, वो टैक्स एट दी एंड ट्रांसफर होके जो आपका वो होता है मैन्युफैक्चरर, वो जमा करा देता है डायरेक्ट कभी कभार, ठीक है ना। जो आपके वो होते हैं थर्ड शेड्यूल आइटम्स होते हैं, ठीक है। ये हम यस आगे सर। भी देखेंगे। तो ये चीजें क्या होती हैं, ये चीजें मैटर करती हैं कि पता लगा मैं सैकड़ों बंदों से जाने से बेहतर है मैं एट इम्पोर्ट स्टेज वहीं पर मैं कलेक्ट कर लूँ, ठीक है ना। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। तो अपनी कलेक्शन को जितना इकोनॉमिकल बनाएंगे, उतना आपका ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा फ्रॉम टैक्सेस, ठीक है। यस सर। ओके, ये थे कैनन ऑफ टैक्सेस बाय एडम स्मिथ। ये आपको पक्के रटने हैं, ठीक है ना। अगर ये पूछेगा तो 4 to 5 मार्क्स का पूछेगा, लेकिन अगर वो कैनन ऑफ टैक्सेस कोई 7 से 8 मार्क्स का पूछेगा, तो जो नीचे अदर फीचर दिए हैं वो भी हम उसमें डाल देंगे। तो अगला फीचर आता है द बेनिफिट प्रिंसिपल। द बेनिफिट प्रिंसिपल हम और पढ़ लेते हैं। दिस प्रिंसिपल्स, अच्छा सॉरी, ये प्रिंसिपल्स है, कैनन्स हम आगे भी पढ़ेंगे, वहां पर पूरे आ जाएंगे 8 कैनन्स, ठीक है। अच्छा, जब आप कुछ प्रिंसिपल्स ने बताएं, जब टैक्स लेवी कर रहे हो, आप टैक्स इम्पोज कर रहे हो, तो कुछ प्रिंसिपल्स का आपने ख्याल रखना है। दिस प्रिंसिपल होल्ड दैट द इंडिविजुअल शुड बी टैक्स इन अ प्रोपोर्शन टू द बेनिफिट they receive from the government, and that taxes should be paid by those people who receive the direct benefit of government programs and projects out of the taxes paid। पाकिस्तान में ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन बाहर गवर्नमेंट में इतनी बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट को कि बंदा जस्टिफाई कर रहा होता है, यार मैं इतनी बेहतरीन सर्विसेज अगर ले रहा हूँ, तो उस पर अगर गवर्नमेंट मुझे टैक्स लगा रही है तो कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान में लोग इसलिए रिलेक्टेंट फील करते हैं, लोग बोलते हैं भाई मैं ठीक है मैं टैक्स दे दूँ, लेकिन मैं ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, मैं ना गवर्नमेंट स्कूल्स में अपने चिल्ड्रंस को भेज रहा हूँ, ना मैं कोई गवर्नमेंट की फैसिलिटी अवेल कर रहा हूँ। दैट इज वाई द पीपल फेसिंग रिलेक्टेंट टू पे द टैक्सेस, ठीक है। तो बेसिक बेनिफिट प्रिंसिपल जरूर होना चाहिए, अगर आप टैक्सेस ले रहे हैं तो उसके बेनिफिट भी प्रोवाइड करें, ठीक है। और खास तौर पर टैक्स नॉर्मली उनसे लें जिनको आपकी डायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नॉर्मली बिल्कुल सर। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके आप टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं, तो उन्हें इतना फील भी नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें पता है भाई हमारी तो सैलरी इसी से पे हो रही है, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल, द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इस तरीके का टैक्स लगाया हो भाई, उसके पास एबिलिटी भी हो। फॉर एग्जांपल, आपने अगर इनकम बेस नहीं लगाया, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्स अमाउंट लगा दी, एंड टैक्स अमाउंट इज 1 लाख रुपीज फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस में। अब उस बिजनेस वाले को लॉसेज हो रहे हैं, आपने तो उसकी इनकम का ख्याल ही नहीं किया, ठीक है ना। इसका मतलब उसकी अभी एबिलिटी टू पे टैक्स है ही नहीं, और आपने उस पर टैक्स इम्पोज कर दिया है, तो इसका मतलब ही विल नॉट बी एबल टू पे यू टैक्स। तो अनदर प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि आप टैक्स को इस तरीके से डिजाइन करें कि अगर टैक्स इम्पोज कर रहे हैं तो ये चेक कर लें कि उसकी एबिलिटी है। इसका मतलब उसकी इनकम पे परसेंटेज इम्पोज करें, उसकी इनकम हो तो वो टैक्स दे, इनकम ना हो तो टैक्स ना दे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, ये वही प्रिंसिपल आ गया जो हमने अभी ऊपर किया था कि इक्वल का मतलब ये नहीं है कि हर एक पे आपने एक ही अमाउंट की टैक्स लगा दी, नहीं, तो गलत हो जाएगा कि अमीर भी उतना दे रहा है, गरीब भी उतना दे रहा है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अमीर की 1 लाख रुपए इनकम है, गरीब की 10,000 रुपए इनकम है, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया हर एक ने 1,000 रुपए देने, इसका मतलब आपने अनजस्टिफाइड किया एक गरीब के साथ, ठीक है ना। तो इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इक्वल नहीं बल्कि हायर इनकम को हायर टैक्स चार्ज करेंगे और लोअर इनकम को लोअर टैक्स चार्ज करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यस सर। काइंड्स ऑफ टैक्सेस, ये भी पूछता रहता है वो। प्रोपोर्शनल टैक्स, फ्लैट टैक्स, अ टैक्स सिस्टम दैट रिक्वायर्स the same percentage of income from all taxpayers regardless of their earnings. A proportional tax applies the same tax rate across low, middle, and high income taxpayers. The proportional tax is in contrast to a progressive tax where taxpayers with higher incomes pay higher tax rates than taxpayers with lower incomes. A proportional tax is also called a flat tax. इसकी कोई एग्जांपल है प्रोपोर्शनल टैक्स की, फ्लैट टैक्स की? एग्जाम्पल सर 17% जीएसटी सेल्स टैक्स ऐसी है ना, 17% लगता है जीएसटी। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाए, आप अमीर हैं आप गरीब है, इट डजंट मैटर, आप पे सब पे एक ही लग रहा है, यस ठीक है। तो इसे बिल्कुल कहते हैं सही। यस फ्लैट सर। टैक्स, ठीक है ना, कि आपने इनकम को इग्नोर कर दिया और आपने एक ही परसेंटेज सबको चार्ज कर दी। आगे सही बढ़ते सर, हैं। सही सर। रिग्रेसिव टैक्स, a tax that takes a larger percentage from a person's low income than from another person's high income. A regressive tax is generally a tax that is applied uniformly. This means that it hits lower income individuals harder. ठीक है, तो मैंने वही बात की जो पहले मैंने बोला था कि आपने एक फिक्स अमाउंट लगा दी, ठीक है ना, लाइक प्रॉपर्टी टैक्स, सॉरी प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ, अभी इन्होंने टेलीविजन वगैरह की लगाई थी, तो वो हर एक को पे करना है, ठीक है ना। अब जिसकी लो इनकम है या हायर इनकम है, सब पे फिक्स है, तो अब वो परसेंटेज में आप देखेंगे तो लोअर पे ज्यादा परसेंटेज चार्ज हो रहा होगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स, ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होता, खासतौर पे टैक्सेस लैंग्वेज में, ठीक है। सर ये अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर इसका कंसेप्ट ही क्यों है नहीं, कॉन्सेप्ट तो टैक्स है के ना, अंदर? मतलब कभी कभार आपको ना चाहते हुए भी लगाने पड़ती हैं कुछ चीज़ें, ठीक है ना। टैक्स जब भी एक डिज़ाइन किया जाता है तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव उसको सोचा जाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि एक प्रोडक्ट है जो एक लोकल एरिया है, ठीक है ना, वहाँ पर ज़्यादातर आपकी पुअर पॉपुलेशन है और वो ज़्यादा रहती है, ठीक है ना, और आप चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट बैन होनी चाहिए, ठीक है ना, लेकिन आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बैन नहीं करना चाह रहे क्योंकि फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट वगैरह आएगा, तो आप क्या करते हैं, आप फिर रिग्रेसिव टेस्ट जैसी पॉलिसी लाते हैं ताकि बंदा खुद तो कर दे इस चीज़ को परचेज करना। आपको पता है अमीर लोग को तो नॉलेज है, ठीक है ना, वो उसे वैसे ही परचेज नहीं करेंगे, लेकिन एक गरीब को समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है, खासतौर पर पाकिस्तान जैसी कंट्री में। तो आप क्या करते हैं, फिर इस तरह की टैक्स पॉलिसी लाते हैं कि वो उसको इतना एक्सपेंसिव, वो बोले यार छोड़ो क्या परचेज करूँ मैं, ठीक है। तो हर टैक्स के राइट पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है। हर, मैंने वही बात है ना, सिर्फ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव टैक्स लगाने का नहीं होता, इसके नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, ठीक है। राइट सर। ओके, बिस्मा कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। ओके, देन वी डू हैव प्रोग्रेसिव टैक्स। ये सबसे ज्यादा अप्लाई होने वाले टैक्सेस होते हैं, खासतौर पे इनकम टैक्स की बात करूँ मैं, ठीक है। अ टैक्स दैट टेक्स अ लार्जर परसेंटेज फ्रॉम हाई इनकम earners than it does from low income earners. In other words, the more one earns, the more tax he would have to pay. The tax amount is proportionately equal to someone's status in the society. A rich man should pay more than a poor man.
इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है सैलरी टैक्स। सैलरी टैक्स पूरे स्लैब्स बनते हैं, अगर आप ज़्यादा इनकम कमाएंगे तो आप पर रेट भी ज़्यादा अप्लाई होगा। अच्छा बिस्वा मुझे बताएं, दिस इज योर फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम टैक्स की? सेकंड अटेम्प्ट सर। सेकंड टाइम ना, सही है ताकि मैं स्पेस करूँगा। अच्छा जी, तो प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स है, मैंने आपको बता दिया कि ये सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स पे अप्लाई होता है, और ये जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम है उतनी ज़्यादा परसेंटेज लगेगी, इसका मतलब उतना ज़्यादा टैक्स पे करेंगे। जब हम सैलरी देखेंगे उसके स्लैब रेट्स भी देखेंगे। तो हमने ये काइंड ऑफ टैक्सेस पढ़ लिए हैं, ये टेस्ट होता है सवाल इसके क्या कहते हैं थ्योरी में टेस्ट होता है। इसी तरीके से हमने कैनन्स एडम स्मिथ के पढ़ लिए, वो नॉर्मली टेस्ट होता है, ठीक है। फीचर्स आप लोग खुद पढ़ लेगा, ठीक है ना, फीचर इतने ज़्यादा टेस्ट होते नहीं, आप लोग पढ़ लेगा। कोई चीज़ ना समझ में आए तो वो उससे ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेगा, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम, कुछ इसने प्रिंसिपल्स और बता दिए हैं, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। कौन से जो एक अच्छा टैक्स सिस्टम है उसके क्या क्या प्रिंसिपल है, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। फिस्कल एडिक्वेसी होनी चाहिए, द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू टेकन एज अ होल। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। यस सर आ रही है। ओके तो ये I-9 स्क्रीन शेयर हो रही है? मैं वहाँ पे नेट की कनेक्टिविटी जी का सर। प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा, यस सर आ रही है। fiscal adequacy, the sources of revenue taken as a whole should be sufficient to meet the expenditure of the government, ठीक है ना, regardless of business export taxes। ये कौन सा प्रिंसिपल है? ये वो प्रिंसिपल है, इसकी फिस्कल एडुकेसी होनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने टैक्स इम्पोज किया तो आपको पता है आपके फिस्कल टारगेट्स इस टैक्स से अचीव होंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपने एनालाइज किया, आपने बोला इस टेरिटरी में आपके बिजनेसमैन कम है, आपके सैलरीड पर्सन ज़्यादा है, तो इन दैट सिनेरियो अगर आपको अपना फिस्कल टारगेट मीट करना है, आप बिजनेसमैन पे लगाएंगे या सैलरीड पर्सन पे लगाएंगे? ऑफ कोर्स सैलरीड पर्सन पे लगाएंगे। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? हेलो, नहीं सर नहीं हो रही। ओके, स्क्रीन ही शेयर हो रही है। अब हो रही है? जी यस हो अब रही हो रही है। Okay. Equality or theoretical justice tax rebate must be based upon the ability of the citizen to pay। हमने ये डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। जो जितना टैक्स पे कर सकता है उसके हिसाब से आप टैक्स लगाएं, ठीक है ना। इसकी बेस्ट एग्जांपल है सैलरी स्लैब्स, सैलरी टैक्स स्लैब्स, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी, इन अ सक्सेसफुल टैक्स सिस्टम टैक्स शुड बी क्लियर, पता होना चाहिए कितना है, एंड प्लान टू टैक्स पेयर्स, उसे सिंपल कैलकुलेशन हो, उसे पता हो मैं किस तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूँ, उसे पता हो मैं कितना टैक्स पे करना है। By the adequate and well-trained public officials, convenient as to the time and manner of payment, and not unduly burdensome or to discourage or business active। मतलब आपने इतना कोई कॉम्प्लेक्स टैक्स बना दिया कि वो कैलकुलेट करने में पूरा अपना या तो पर्सनल हायर करे, ठीक है ना, उसकी अलग कॉस्ट बेयर करे। तो टैक्स कैलकुलेशन शुड बी रिलेटिवली इजी सो दैट ही कैन सिंपली कैलकुलेट एंड पे द टैक्स, ठीक है। कंसिस्टेंसी, काउंटेबिलिटी इन द सर ये इकोनॉमिक। अगर जी जी बोले। ये अगर टैक्स सिस्टम इतना आसान होता तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की क्या रह जानी थी बिल्कुल जरूरत। बिल्कुल अच्छी बात की है। वैसे मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड वाइड टैक्स काफ़ी सिंपल है, ठीक है ना। वर्ल्ड वाइड टैक्स काफ़ी सिंपल है, वर्ल्ड वाइड टैक्स काफ़ी काफ़ी सिंपल है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें, ठीक है ना, पाकिस्तान का टैक्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। दैट इज़ वाई टैक्सेशन की जितनी वैल्यू है वो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है। बाकी कंट्रीज में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्सेस लगते हैं, ठीक है। राइट सर। दुबई में भी बहुत सिंपल था, आहिस्ता आहिस्ता उसको थोड़ा वो कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। वो कॉम्प्लेक्स कब होता है? कॉम्प्लेक्स तब होता है जब आपके टारगेट सिंपल टैक्सेस से अचीव नहीं हो रहे, फिर आप दूसरे दूसरे टैक्सेस लगाते हैं, तरह तरह के टैक्सेस लगाते हैं। जब इतने सारे तरह तरह के टैक्सेस लगाते हैं तो वहाँ पर टैक्स कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सही है सर सही। और ये तभी होता है जब आपकी इकोनॉमी में ज़्यादातर जो पीपल हैं वो टैक्स पे नहीं कर रहे, वो टैक्स को अवॉइड कर रहे हैं। इन दैट केसेस
गवर्नमेंट क्या करती है, फिर वो ऐसे टैक्सेस लगाती है कि उनको भी कवर किया जाए। जब उनको कवर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस विद डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन लगाती है, वहां से टैक्स कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज कंसिस्टेंसी एंड कॉम्पेटिबिलिटी विद इकोनॉमिक गोल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होता ये नई गवर्नमेंट आई, उसने टैक्सेस चेंज कर दिए, पता लगा टैक्सेस में बेनिफिट दिए, तो पाकिस्तान में एक फॉरेनर इन्वेस्ट करने से इसीलिए घबराता है बिकॉज पाकिस्तान की टैक्स पॉलिसीज कहें, मॉनेटरी पॉलिसीज कहें, फिजिकल पॉलिसीज कहें, इतनी इनकंसिस्टेंट होती हैं कि कोई भी प्रेफर नहीं करता पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना। उसने बोला भाई मुझे अभी बेनिफिट दे रहे हैं, पता लगा अगर 2-3 साल बाद गवर्नमेंट चलेगी, अगली वाली ने आके वो सारी फैसिलिटीज वापस ले ली, तो मैं क्या करूंगा, मेरे तो अभी बिजनेस इतना एस्टेब्लिश नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रिंसिपल है। इसने ये नहीं बोला कि इस प्रिंसिपल्स पे वाकई फॉलो होता है, इसने बोला एक अच्छा साउंड टैक्स सिस्टम वो होता है जिसमें ये प्रिंसिपल्स फॉलो हो, ठीक है। राइट सर। अच्छा जी, अब वो आपको बता रहा है इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट टैक्स लॉज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के डिफरेंट टैक्सेस हैं, ठीक है ना, कौन कौन से हम देख रहे हैं। कुछ होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। जी जी, ये वाला टॉपिक है, इसकी नहीं आती समझ। ये जो लॉ से रिलेटेड है ना, ये चीजें थोड़ी सी ना, इसको थोड़ा सा जरा अच्छी तरह से बिल्कुल बिल्कुल, जो भी एक्सप्लेन ना कर। समझ आए ना मुझसे पूछ लो, ठीक है ना, मान लो चलो तुमने बोल दिया, अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। जी बिस्मा जरा मुझे बताएगा ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में फर्क क्या है। बिस्मा, जी सर। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में फर्क क्या है। सर डायरेक्ट टैक्स जैसे हम डायरेक्ट पे करते हैं ना, जैसे इनकम्स पे लगता है, और वो इनकम्स पे डायरेक्टली रेट लगता है, फिर हम लोग पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। और इनडायरेक्ट टैक्स है कि जैसे इनडायरेक्ट टैक्स ओके कोई इशू नहीं, आदि जरा बताना। सर डायरेक्ट टैक्स वो है जो कि डायरेक्टली हमारी किसी इनकम पे लगता है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया। और इनडायरेक्ट टैक्स वो है जो कि इनडायरेक्टली हमें ऑटोमेटिकली उसकी फाइनल वैल्यू के अंदर ऐड हुआ हुआ मिलता है, और वो हम ऑटोमेटिकली उसको पे कर देते हैं। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया सर। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये नहीं होते। अब मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स वो होता है कि भाई आप पे टैक्स लगा, ठीक है, एंड यू हैव टू बेयर द बर्डन ऑफ द टैक्स, ठीक है। आप पे टैक्स लगा, आप ही टैक्स पे करेंगे, लाइक सैलरी टैक्स। सैलरी टैक्स आप पे लगा, आप ही पे करेंगे। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स is a tax in which the burden is transferred to another person. For example, if I take an example of sales tax, सेल्स टैक्स शुरू में लगता आपके मैन्युफैक्चरर पे है, बट वो मैन्युफैक्चरर बेयर नहीं कर रहा होता, वो करता है एंड कंज्यूमर बेयर। क्लियर है? यस सर, बिल्कुल सर। ओके, डायरेक्ट टैक्सेस में कौन कौन से आगे सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं। पहला है इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस प्राइमरीली कंप्राइज ऑफ इनकम टैक्स इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अच्छा, बिस्मा को तो पता है, ठीक है ना, हमने लॉ में पढ़ा था। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, ठीक है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेंस एंड एक्ट, आदि मुझे बताओगे। सर ऑर्डिनेंस वो होता है जो प्रेसिडेंट यानी कि ना वो अप्लाई करता है, और वो 120 डेज तक रहता है। उसके तो बाद एक्ट में एक्ट में वो क्या होता है। एक्ट वो है जो कि पार्लियामेंट में फिर उसकी जब वो सारे वो उधर बैठ के उसको अप्रूव करते हैं, तो फिर वो एक्ट के अंदर शामिल हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर एक पार्लियामेंट से प्रॉपर रूट उठ के कोई चीज़ आई है, ठीक है ना, वो हमारा एक्ट होता है। अगर नॉर्मली ये होता है ऑर्डिनेंस तब जारी होता है, नॉर्मली जो ऑर्डिनेंस रिवील करता है वो होता है जितने भी आर्मी चीज आते हैं तो वहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल होता है, पार्लियामेंट्री रूल नहीं होता, ठीक है। तो वहाँ पर जो भी लॉ पास होता है वो प्रेसिडेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो इन दैट सिनेरियो जो प्रेसिडेंट पास कर रहा होता है वहाँ पर वो ऑर्डिनेंस होते हैं, ठीक है। तभी हम देखें कंपनीज एक्ट 2017 में देयर वाज अ डेमोक्रेसी, जिसने पार्लियामेंट ने अप्रूव किया, तो पार्लियामेंट ने अप्रूव किया तो वो कंपनीज एक्ट था। इस तरह मैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बात करूँ तो 2001 में ये पास हुआ था बाय परवेज मुशर्रफ, ठीक है ना, उसको आर्मी चीफ था। तो जो प्रेसिडेंट पास करते हैं वो ऑर्डिनेंस होता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स। Direct tax is primarily comprised of income tax. In the Income Tax Ordinance 2001, tax is levied generally on the net income of a taxpayer earned during a tax year, computed by applying the specified tax rate as applicable to respective taxpayer. तो उसने बता दिया है
इनकम टैक्स क्या होता है, सिंपल लोगों की इनकम पे लगता है, टैक्स ईयर में लगता है, ये सब हम पढ़ेंगे, टैक्स ईयर क्या होता है, ठीक है ना, टैक्सेबल इनकम क्या होती है और डिफरेंट स्लैब रेट्स क्या होते हैं। तो उसने बोला ये इनकम टैक्स है, ये हमें पता है इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स कोई 5 कैटेगरी में उसने बाइफिकेट किया। उसने एक सैलरी रख दिया नाम, ठीक है ना, एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रख दिया, इनकम फ्रॉम बिजनेस कर दिया, कैपिटल गेन्स कर दिया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कर दिया, अदर सोर्सेज। इसे रखने की वजह थी क्योंकि हर एक पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्स अप्लाई होते हैं, ठीक है ना, तभी उसमें उसको कैटेगराइज कर दिया गया। देन आता है हमारे पास कैपिटल वैल्यू टैक्स, ये भी आपका डायरेक्ट टैक्स है। कैपिटल वैल्यू टैक्स ऑन डिफरेंट ट्रांजैक्शन सच एज ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ राइट्स, ये नॉर्मली हमारे कैपिटल एसेट्स होते हैं। कैपिटल एसेट्स पे जो भी टैक्स लगता है वो कैपिटल वैल्यू टैक्स होता है, कैपिटल गेन पे टैक्स लगता है। देन इनडायरेक्ट टैक्सेस आ गए हमारे पास, जो मैंने आपको बताया कि इसमें भी लिखा हुआ होगा, नहीं लिखा हुआ इनडायरेक्ट टैक्सेस, चलें मैंने आपको बता दिया इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है। अच्छा, उसमें कौन कौन से होते हैं, कस्टम ड्यूटी होता है। Goods imported and exported from Pakistan are liable to rate of custom duties as prescribed in Pakistan custom tariff. Customs duties in the form of import duties and export duties constitute a major part of the total tax receipts. The rate structure of customs duty is determined by a large number of socio-economic factors. However, the general scheme envisages higher rates on luxury items as well as on less essential goods. The import tariffs has been given an industrial bias by keeping the duties on industrial plants and machinery and raw material lower than those on consumer goods. हमने अभी बात की थी कि जब आप टैक्स इम्पोज कर रहे होते हैं उसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। खासतौर पे अगर कोई इम्पोर्ट पे आप टैक्स लगा रहे हैं उसका मेन पर्पस ये है कि आप अपनी इम्पोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करें, उसे लिमिट डाउन करें, क्योंकि इम्पोर्ट के दो नुकसान होते हैं मेजर। एक ये होता है कि आपकी लोकल इंडस्ट्री इफेक्ट हो रही होती है, क्योंकि अगर आप इम्पोर्ट करना स्टार्ट करते हैं तो उसका मतलब आपकी लोकल परचेजेस लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हर कोई ब्रांडेड चाहता है, इम्पोर्टेड चाहता है। दूसरी चीज़, जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप पेमेंट कर रहे होंगे, और जब आप पेमेंट कर रहे होंगे तो यकीनन आप डॉलर्स में पेमेंट करेंगे, पाकिस्तानी करेंसी को कोई नहीं पूछता, ठीक है। इट मींस दैट आपकी जो फॉरेन रिजर्व्स हैं करेंसी के वो कम होने शुरू हो जाएंगे, और फॉरेन रिजर्व्स कम होना इकोनॉमी डिस्टर्ब होने की निशानदेही होती है, ठीक है। तो इन दोनों को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इम्पोज करती है कस्टम ड्यूटीज, टैक्सेस और जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, टू रिस्ट्रिक्ट द इम्पोर्ट। तो कस्टम ड्यूटी उसमें वो फीचर है। कस्टम से चीज़ तब तक, कस्टम क्या होता है पता है, कस्टम क्या होता है भाई? सही नहीं है सर। जैसे ये अगर हम कोई चीज बाहर से इंपोर्ट करते तो वो पाकिस्तान की पोर्ट पे आके पहले उसकी कस्टम के अंदर क्लियरेंस है होती, फिर उस पे टैक्सेस हैं लगते, फिर वो चीज उस बंदे के बिल्कुल पास सही कह आती रहे है। हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर आप कभी पोर्ट पे जाओ या अगर आप एरोप्लेन से चीज़ें मंगवा रहे हैं तो कस्टम के पास सबसे पहले चीज़ आती है। कस्टम के अपने बहुत बड़े वेयर हाउसेज होते हैं, वहाँ के वो पार्क हो जाती है। जब तक वो क्लियर नहीं होती, जब तक आप सारे उसकी ड्यूटी, सारे टैक्सेस, सारे डॉक्यूमेंटेशन फुलफिल नहीं करते। जब आप फुलफिल करते हैं तब जाके कस्टम अथॉरिटी अपने वेयर हाउस से वो चीज़ रिलीज करती है, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ आपने इंपोर्ट की, वहाँ पर जो टैक्सेस लगते हैं, कस्टम ड्यूटी लगती है, इसे इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है ना, क्योंकि वो आपने अपने पे लगा ली, फिर आप उसे जब सेल करेंगे तो एंड कंज्यूमर से चार्ज करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड कस्टम ड्यूटी, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। हमारे टेंशन लेने की बात नहीं है, हमारे में कस्टम ड्यूटी के क्वेश्चन में इतने कॉन्सेप्ट्स आ नहीं रहे होते। फिर आता है फेडरल एक्साइज ड्यूटी। ये होती है फेडरल की ड्यूटी, ठीक है ना। फेडरल एक्साइज ड्यूटीज आर लेविड ऑन अ लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स, हर प्रोडक्ट पे लगती नहीं है पहली बात। जिस कस्टम ड्यूटी और फेडरल एक्साइज ड्यूटी, इसकी अपनी एक लिस्ट होती है प्रोडक्ट की, उस पर जो रेट उसने डिफाइन किया होता है उससे उतने रेट लगते हैं। हमें टेंशन लेने की इसलिए जरूरत नहीं है, ना हमारे क्वेश्चंस में इतनी ज़्यादा फेडरल एक्साइज ड्यूटी टेस्ट होती है, ना कस्टम ड्यूटी टेस्ट होती है। फेडरल एक्साइज ड्यूटीज आर लिवीड ऑन अ लिमिटेड नंबर। अच्छा, फेडरल एक्साइज एक्ट जो है वो हमारा जो फाइनल का पेपर है टैक्स, वहाँ पर टेस्ट होता है। ऑन मोस्ट ऑफ द आइटम फेडरल एक्साइज ड्यूटी इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू और रिटेल प्राइस, नॉर्मली रिटेल प्राइस पे लग रहा होता है। Some items are however chargeable to duty on the basis of weight or quantity. Classification of goods is done in accordance with the harmonized commodity description and coding system, which is based used all over the world. All exports are liable to 0% federal excise duty. अच्छा, जब आप एक्सपोर्ट कर रहे थे तो उसमें तो मैंने आपको अभी बता दिया जीरो रेट है, ठीक है ना, कि उसमें फिर ड्यूटी हो, फिर आपके टैक्सेस हो, क्योंकि गवर्नमेंट फैसिलिटी करती है एक्सपोर्ट को, इंपोर्ट को बैन करती है, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, कोई कंफ्यूजन है? नो सर, क्लियर है। जी सर। ये सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं होता हमारे लिए।
फिर आता है हमारे पास सेल्स टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ये इसी के तो क्वेश्चन आता है हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स में। सेल्स टैक्स इज लिमिटेड एट वेरियस स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एट द रेट 17% ऑन, 17% लगता है, ऑल गुड्स इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान पेबल बाय द इंपोर्टर्स, इंपोर्ट के वक्त 17% लग जाता है। ऑल सप्लाईज मेड इन पाकिस्तान बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ एनी बिजनेस कैरीड ऑन बाय हिम, कोई भी चीज प्रोड्यूस करता है आगे सप्लाई करता है तो उस पर सेल्स टैक्स 17% लगता है। क्या सिर्फ 17% लगता है? नहीं, उसमें और भी टैक्सेस ऐड होते हैं, एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स वगैरह ये सब ऐड होते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, वो आप पढ़ेंगे सेल्स टैक्स में। There is an inbuilt system of input tax adjustments and a registered person can make adjustment of tax paid at earlier stages against the tax payable by him on his supplies. Thus, the tax paid at any stage does not exceed 70% of the total sales price of the supplies. इसका कॉन्सेप्ट मुझे समझाओगे? हाँ जी, क्या कहना चाह रहा है? सर ये कह रहा है कि अगर कोई जो ये जो सेल्स टैक्स है ना होता, ये रजिस्टर्ड पर्सन पे लगता है अगेंस्ट टैक्सेबल सप्लाईज। अब सप्लाईज की भी कुछ टाइप्स हैं, कुछ टैक्सेबल होती हैं, कुछ एग्जैम्प्ट हैं होती। बिल्कुल। तो जो ये जो सेल्स टैक्स है ये सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज पे ही लगता है। बिल्कुल नहीं, अच्छा मैं बताता हूँ क्या कहना चाह रहा है। सेल्स टैक्स आपकी दोनों साइड पे लगता है, एक होती है परचेज साइड, एक होती है सेल साइड। आपने परचेज की, आपने उसमें सेल्स टैक्स दिया, लेकिन आपने परचेज 100 रुपये की होगी तो आप सेल 120 रुपये पे कर रहे होंगे, ठीक है ना। आपने परचेज करते हुए 100 रुपये का कर ली तो उस पर 17% टैक्स लगाया, तो 17 रुपये आपने उसी वक्त पेमेंट करते हुए दे दिए होंगे, ठीक है। ये होता है इनपुट टैक्स। फिर आप जब सेल करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स। आपने सेल की 120 रुपये, 120 रुपये में आप 17% लगाएंगे तो कभी भी वो 17 नहीं आएगा, वो ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देयर इज एन इनबिल्ट सिस्टम ऑफ इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट, कि जो आपने पेमेंट परचेज के वक्त टैक्स पे किया था वो आप एडजस्ट करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स पेड एट अर्लियर स्टेज अगेंस्ट द टैक्स पेबल बाय हिम ऑन हिज सप्लाई। जब वो सेल कर रहा है उससे वो एडजस्ट करेगा, और जो डिफरेंशियल अमाउंट होगी सिर्फ, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने 17 रुपये का टैक्स परचेज के टाइम पे किया, अब जब मैं सेल कर रहा हूँ सामने वाले से 17% लगाया तो 20 रुपये का टैक्स आया। इसका मतलब जो मुझे गवर्नमेंट को जमा कराना है, अब मैं पूरे 20 रुपये जमा नहीं करा दूंगा, 20 में से वो 17 रुपये जो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ उसे माइनस कराऊंगा, 3 रुपये बचेंगे, 3 रुपये का टैक्स मैं गवर्नमेंट को जमा कराऊंगा। वही कंफ्यूजन है यहाँ तक? नो सर। नहीं सर। ठीक है ना, ये आप पूरा सेल्स टैक्स में देख रहे होंगे, वर्किंग पूरी इस तरीके से चलती है उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो हमने देख लिया डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, ठीक है ना। ये खुद स्टडी कर लेगा, हिस्ट्री कोई पूछता नहीं है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 हम बिस्मा, मैं आपको फिर बता दूं, हम चैप्टर 1, 2, 3 बहुत जल्दी से निकालेंगे, ये सारा डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, टॉपिक्स। ओके, फेडरल फाइनेंशियल प्रोसेस। ये जी जी, कॉन्स्टिट्यूशंस पे भी थोड़ा सा जरा डेप्थ में एक्सप्लेन कर दीजिए। ये ना कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ मैं कर रहा हूँ। ओके, Constitution of Pakistan is the prime source for all legislation in Pakistan, ठीक है ना। It provides that tax, एक मिनट, सही, okay. Constitution of Pakistan is the prime source for all legislation in Pakistan. It provides the tax shall only be levied by or under the authority of Act Majlis-e-Shura। Majlis-e-Shura दूसरा नाम है पार्लियामेंट का, जो हमें पता ही नहीं होता, ठीक है। Article 77 of a law, The Constitution distributes powers among federal and provincial, ठीक है ना। जो यही तो आजकल झगड़ा चल रहा है, फेडरल बोलता है ये हमारे पास राइट थे पहले, अभी कौन सी अमेंडमेंट आई थी भाई, एनएफसी अवार्ड था ना। एनएफसी अवार्ड में क्या हुआ, जो ज्यादातर राइट थे वो प्रोविंशियल असेंबलीज को ट्रांसफर हुए, तो यहीं पर फाइट चलती रहती है। फेडरल बोलती है हमारे पास पहले ये राइट थे, अब राइट नहीं है, हमारे पास पहले ये जो टैक्सेस से पैसा आता था वो हमारे पास आता था, अब वो प्रोविंशियल के पास जा रहा है, ठीक है। तो उसी पावर की बात कर रहा है। It provides procedures for levy and collection of taxes as well as procedures for use of funds we receive from taxes or by the federation from any other source. This chapter is divided into 3 main areas which are as follows: federal financial procedures, provincial financial procedures, distribution of revenue between federal and provinces. कौन कौन से टैक्सेस की कलेक्शन फेडरल के पास जाती है, फेडरल होती है जो पार्लियामेंट होती है, ठीक है, उनके पास कौन कौन सी टैक्सेस की कलेक्शन जाती है, कौन कौन सी टैक्सेस की कलेक्शन प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जाती है, ठीक है ना,
और फिर जो फेडरल के पास पैसे होते हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती है प्रोसेस को, ये पूरी प्रोसेस यहाँ पर बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट, ये यकीनन पार्लियामेंट का फंड है, ठीक है ना। फेडरल का मतलब पार्लियामेंट और प्रोविंशियल का मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। All revenue received by the federal government, all loans raised by that government, and all monies received by it in repayment of any loan shall form part of a consolidated fund to be known as the Federal Consolidated Fund. जो भी FBR पैसा कलेक्ट करता है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, देखें कौन कौन से बोर्ड हैं जो टैक्स रिसीव करते हैं। एक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जिसे कहते हैं FBR, एक SRB है सिंध रेवेन्यू बोर्ड, एक PRB है, ठीक है ना, पंजाब रेवेन्यू बोर्ड, एक PK का है, KPK, मैं नाम भूला उसका, ठीक है ना। मतलब हर प्रोविंस के अपने रेवेन्यू बोर्ड्स हैं जो कलेक्ट करते हैं, और एक FBR है जो हर जगह मौजूद है जो फेडरल के बिहाफ पे टैक्सेस कलेक्ट कर रहा होता है। तो फेडरल FBR जितना भी टैक्स कलेक्ट करता है वो इस फंड में जाता है, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में। Point number 2, all other monies received by or on behalf of the federal government or received by or deposited with the Supreme Court or any other court established under the authority of the Federation। तो एक तो टैक्सेस हो गए, और बाकी अगर कोई फेडरल गवर्नमेंट कोई प्राइवेटाइज करती है कंपनी को, उससे पैसे आते हैं, या कोई क्या कहते हैं बिजनेस रन कर रही है, कोई इंस्टीट्यूशन रन कर रही है, उससे पैसे आ रहे हैं, वो सब के सब फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में एक्यूमुलेट होते रहते हैं, वहाँ एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद शैल बी क्रेडिट टू द पब्लिक अकाउंट ऑफ द फेडरेशन, ये पब्लिक अकाउंट कहलाता है। इसमें पैसे ट्रांसफर होते हैं, जितने इसमें पैसा रहता है इसका मतलब फेडरल की गवर्नमेंट फेडरल की पोजीशन अच्छी है, ठीक है ना। आजकल फेडरल की पोजीशन बहुत बुरी है, क्योंकि हमारे हमेशा से जो बजट बनते आ रहे हैं, खासतौर पर डेमोक्रेटिक में बजट डेफिसिट होता है। व्हाट डज बजट डेफिसिट मींस? जितनी जरूरत है उससे कम हमारे पास वो है, हमारा बजट, मतलब रेवेन्यू रिसोर्सेज कम है इसका मतलब, ठीक है ना। आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं, आपके रेवेन्यू रिसोर्सेज कम है, और हमेशा यही हो रहा है कि आपके एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होते हैं, आपके रेवेन्यू, आप इतना रेवेन्यू कलेक्ट ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो उसकी वजह से आपका पब्लिक अकाउंट इफेक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात उसमें पैसे जा कम रहे, निकल ज़्यादा रहे उससे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात ये, इस फंड को कौन कस्टडी करता है? फेडरल गवर्नमेंट ऑफ कोर्स। द कस्टडी ऑफ द फेडरल फंड, द पेमेंट और मनीज इनटू द फंड, the withdrawal of money therefrom, the custody of other money received by or on behalf of the federal government, their payment into and withdrawal from the public account of the federation, and all matters connected with or ancillary to the matters aforesaid shall be regulated by act of Majlis-e-Shura, that is Parliament, or until provision in that behalf is so made by rules made by the president। तो ये पार्लियामेंट का फंड होता है, ठीक है ना। पार्लियामेंट में आपने देखा होगा कि इस वजीर को इतना फंड रिलीज हो गया, तो वो इसी फंड में से रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। ओके, ठीक है। तो फेडरल गवर्नमेंट का एक फंड होता है जिसे पब्लिक अकाउंट कहते हैं। पब्लिक अकाउंट में पैसे आते हैं, पब्लिक अकाउंट में पैसे हर वजीर को ट्रांसफर हो रहे होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सारी अकाउंटेबिलिटी रहती है, पैसे आने के तरीके फेडरल FBR जो टैक्स लगाता है वो होते हैं, बाकी जो प्राइवेटाइजेशन वगैरह होती है और किसी और सोर्स से जो मनी आती है वो इस अकाउंट में आती है, और ये पार्लियामेंट का अंडर होता है। नाउ एनुअल बजट सिस्टम, इसका मतलब ये प्रोविंशियल का नहीं है अकाउंट, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का नहीं है। एनुअल बजट स्टेटमेंट, द फेडरल गवर्नमेंट शैल इन रेस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, हमारा फाइनेंशियल ईयर गवर्नमेंट का जो होता है वो जुलाई टू जून होता है, कॉज टू बी लेड बिफोर द नेशनल असेंबली a statement of estimated receipts and expenditure of the federal government for the year in this part refer to as the annual budget statement। इसे कहते हैं एनुअल बजट स्टेटमेंट, जो रिसेंटली कल पास हुआ है, ठीक है ना। कल सबमिट हुआ है, पहले सबमिट होता है फिर उसके बाद पास होता है पार्लियामेंट से मेजोरिटी के तहत, ठीक है। उसमें यही बताया था भाई ये एक्सपेंडिचर हम करेंगे, इसको कवर करने के लिए ये रेवेन्यूज होंगे, उसमें या तो कभी सरप्लस हो जाते हैं, कभी डेफिसिट हो जाता है। पाकिस्तान में मेजोरिटी डेफिसिट रहते हैं क्योंकि आप टारगेट्स मीट ही नहीं कर पाते। ओके, the annual budget statement shall show separately the sums required to meet expenditure described by the constitution as expenditure charged upon the federal government fund। तो पर्टिकुलरली बताता है कितने पैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे। तो आप अगर अभी का बजट उठाएं तो मेरे ख्याल से कुछ 600 बिलियन की जो आप रिकवरीज दिखा रहे हैं वो टैक्सेस से नहीं दिखा रहे, बल्कि विदाउट टैक्सेस के दिखा रहे हैं। आपने प्राइवेटाइजेशन करनी है या पता नहीं कौन कौन से सोर्सेज से पैसा जनरेट करना है, क्योंकि आपकी ड्यूरिंग द माइन आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप टैक्सेस से पैसा इतना कलेक्ट कर सकें,
ठीक है, तभी आप अगर बजट को थोड़ा सा एनालाइज करें तो काफ़ी ज़्यादा आपने रेवेन्यू जो है अदर देन टैक्सेस दिखाया। अब वो अचीव होता है नहीं होता वो अलग बात है। दूसरा पॉइंट, द सम रिसीव्ड टू मीट अदर एक्सपेंडिचर प्रपोज टू बी मेड फ्रॉम द फेडरल कंस्टिट्यूशन फंड, और जो भी सम और भी जगह से आ रहा है वो भी दिखाते हैं, जैसे मैंने अभी बात की। द एनुअल बजट स्टेटमेंट शैल डिस्टिंग्विश एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर, तो पर्टिकुलरली बता देगा आपके कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ठीक है ना, और कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। वही आता है क्या कहते हैं, आपके बजट की पूरी स्ट्रीमिंग होती है कि कौन से डिपार्टमेंट को आप कितना पैसा दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, कौन कौन से एक्सपेंडिचर नॉर्मली चार्ज हो रहे होते हैं आपके फेडरल पब्लिक अकाउंट को। द रेम्युनरेशन पेबल टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की पे इससे हो जाती है। अदर एक्सपेंडिचर जजेस की पेमेंट इससे जाती है, सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पेमेंट वहाँ से जाती है, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन की वहाँ से जाती है, स्पीकर की वहाँ से जाती है, डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली, द ऑडिटर जनरल, जितने भी ऑडिटर जनरल्स होते हैं, यहाँ कराची में एक बहुत बड़ा इनका ऑफिस है ऑडिटर जनरल्स का, तो उनकी भी सारी की सारी पेमेंट फेडरल के थ्रू जा रही है। इसका मतलब वो इदारा भी फेडरल के अंडर कंट्रोल होता है, प्रोविंशियल उसे गवर्न नहीं करते। द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग द रिम्यूनरेशन पेबल टू ऑफिसर्स एंड सर्वेंट, सुप्रीम कोर्ट जितने भी वहाँ पर सर्वेंट्स हैं, जितनी भी रेनोवेशन वगैरह है, वो सारे एक्सपेंडिचर आपके पब्लिक अकाउंट से होते हैं। ऑल डेट चार्जेस for which the federal government is liable, including interest, sinking fund charges, the repayment, amortization of capital, other expenditure in connection with the raising of loans and the service and redemption of debt of the security for the federal consolidated fund, जितने आपने IMF से लोन वगैरह लिए उसकी भी जो रीपेमेंट वगैरह होती है वो इसी पब्लिक अकाउंट से होती है, ठीक है। Any sums required to satisfy any judgment, decree or award against Pakistan by any court or tribunal, अगर कहीं बाहर किसी कंट्री में कोई आपके खिलाफ केस होता है उसमें आपको पेनल्टी वगैरह पे करनी पड़ती है पाकिस्तान को, तो वो इसी फंड को यूज करते हुए पे करेंगे। एनी अदर सम डिक्लेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट ने कोई कह दिए कि यहाँ पर पेमेंट आपने करनी है, लाइक जिस तरीके से अभी डैम का हुआ था, डैम में पब्लिक अकाउंट से पैसे निकाल के कुछ डाले गए थे, तो वो अगर पार्लियामेंट आपको अप्रूव कर दे तो कुछ भी पैसा आप निकाल के किसी पर्टिकुलर फंड में डाले जा सकते हैं। Now, procedure related to annual budget statement. ये जो annual budget आया उसका procedure होता क्या है? So much of the annual budget statement as relate to expenditure charged upon the federal consolidated fund may be discussed in but shall not be submitted to the vote of the National Assembly. So much of the annual budget statement so relates to other expenditure shall be submitted to the National Assembly in the form of demands for grants, and the Assembly shall have power to assent to or to refuse to assent to any demand or to assent to any demand subject to reduction of the amount specified therein. तो भाई पार्लियामेंट में अभी बजट स्टेटमेंट सबमिट हुई है, अब वो पहले अप्रूव होगी तो वो अप्लाई होगा। अगर अपोजिशन उसे डिसरिगार्ड कर दे या उसमें बोले भाई आपको चेंजेस करनी है, वो चेंजेस करने के बाद अप्रूव होगा। अभी तक बजट जो आपके पास अभी आया हुआ है वो सिर्फ प्रेजेंट किया गया है, अभी अप्रूव नहीं हुआ है, तो उसे अप्लाई होने के लिए लाजमी है कि वो अप्रूव हो। However, for a period of 10 years from the commencing day or the holding of the second general election to the National Assembly, whichever occurs later, a demand shall be deemed to have been assented to without any reduction of the amount specified therein, unless by the votes of a majority of the total membership of the Assembly it is refused or assented to such a reduction of the amount specified therein. तो वो सिंपल सी बात बोल रहा है अगर 10 इयर्स के दरमियान, ठीक है ना, कमेंसिंग डे जब आपने बजट दिया तो उसके अगेन अगर कोई नेशनल असेंबली में कोई आपका नेक्स्ट सेशन होता है और उसमें जो है ना कोई असेंट करता है ना उसको कोई डिसेंट करता है, तो वो ऐसे कंसिडर माना जाएगा कि वो असेंटेड है और वो अप्रूव हो चुका है, ठीक है, अगर उसकी इलेक्शन नहीं होता। नो डिमांड फॉर अ ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। कोई छोड़ आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है बजट का प्रोसीजर? जी सर। Okay. Now, authentication of schedule of authorized expenditure. The Prime Minister shall authenticate by his signature a schedule specifying the grants made or deemed to have been made by the National Assembly under Article 82 and the several sums required to meet the expenditure charged upon the Federal Consolidated Fund, but not exceeding in the case of any sum the sum shown in the statement previously laid before the National Assembly. तो इसका मतलब कहीं भी पैसा आपने बजट तो अप्रूव करा लिया, लेकिन अगर कोई फर्दर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई प्रोजेक्ट करना है, तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें केपीके में
काफ़ी दफ़ा उनका जो वो था क्या कहते हैं ग्रीन लाइन जो बन रही है वहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो रही है, उसका बजट कुछ और था, उसमें फिर फर्दर पेमेंट की गई, उसका फिर फर्दर बजट अप्रूव किया गया। इवन तो बजट तो पूरा अप्रूव्ड है, लेकिन ना बजट में आपने बता दिया भाई डेवलपमेंट का जो बजट है कंट्री में वो फॉर एग्जाम्पल 500 बिलियन रुपीज़ है। ग्रीन लाइन का आपने फॉर एग्जाम्पल 1 बिलियन रखा था, अब 1 बिलियन पूरा एक्सपेंस आउट हो गया। उसके बाद अगर आपको फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी है उसमें, तो आपको प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी, जो नॉर्मली आप न्यूज़ में भी देख रहे होते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने और अप्रूव कर दिए इतने पैसे, ठीक है। तो वो वही बात कर रहे हैं कि आपको अगर कोई एक्सपेंडिचर करना है, ठीक है, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है। The schedule so authenticated shall be laid before the National Assembly but shall not be open to discussion or vote thereon, ठीक है ना। वो सामने रखा जाएगा जब भी आप अप्रूवल देंगे प्राइम मिनिस्टर की कि भाई ये शेड्यूल था, ये डेडलाइन थी, ये मीट नहीं हुई, हाँ उस पर वोटिंग वगैरह नहीं होगी कि भाई अब आगे लेके कंटिन्यू करना है।